हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री हिंदी मीडियम में इतिहास का जो चैप्टर है, पहला पार्ट है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की परिताड़ना की जो है पड़ताल करनी है। मतलब 1000 साल पहले, हज़ारों वर्ष। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को ये बोला गया है, बताया जाएगा इस चैप्टर में कि हमारा देश में किस तरीके से बाहर से लोग आए, बहुत सारे हमारे देश में आक्रमण भी हुए और किस तरीके से हमारा जीवन बदला है पिछले 1000 साल में स्पेशली। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि हिंदी मीडियम में भी पढ़ाऊँगी। मैंने पढ़ा रखा है पहले, पूरा का पूरा चैप्टर कवर्ड है हिस्ट्री का, चैप्टर 1। अब हम हिंदी में इसको कवर कर रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ाया तो मैंने तब भी हिंदी में ही है, बट अब हिंदी की बुक से पढ़ते हुए हम इसको समझेंगे। तो मानचित्र, मानचित्र का मतलब होता है मैप। ये जो मैप है, मानचित्र 1 और 2, मानचित्र 1 ये है और मानचित्र 2 ये है। तो ये वाला जो हमें मैप दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि हमारे आज इंडिया का मैप हम देखते हैं। देखिए, पूरी सदर्न इंडिया ऐसी ही हमें दिख रही है। बट ये क्या है? क्या कोई मैप है? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो मानचित्र 1 है, 1 है, इसमें हमें क्या बताया गया है? 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल अदृसी। तो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता होते हैं ज्योग्राफर, जो हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं, जो भूगोल है, हमारी धरती है, और उसके मैप्स वगैरह बनाते हैं। उन्होंने ये नक्शा बनाया था। और जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, उसके मतलब ज़मीन के और समुद्र के हिस्से को बताया गया है, और समुद्री हिस्से पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अल इदरिसी थे वो कौन थे, या फिर अरब भूगोलवेत्ता जिन्होंने भारत का मानचित्र बनाया उनका क्या नाम था। तो अल इदरिसी, ये आपको याद रखना है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का ही एक हिस्सा है। तो उसने पूरी दुनिया का मानचित्र बनाया था, अल इदरिसी ने, उसका एक हिस्सा है। और भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि आप फिलहाल समझ लीजिए इंडिया को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्र, देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पहले एक बार ये भी समझ लो आप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें क्या आता है जानना ज़रूरी है। फिर आप सोचेंगे इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या अंतर है। देखो, जो हमारा है ना इंडिया, इसमें एक हमारा इंडिया देश आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, इधर नेपाल, भूटान और इधर श्रीलंका। ये सारे के सारे जो देश हैं, ये मिल करके हम इनको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसमें इंडिया के आसपास के देशों को भी हम लोग शामिल करते हैं। सब कॉन्टिनेंट क्यों? देखो, सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी में सब कॉन्टिनेंट या फिर भूगोल में जो सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप, महाद्वीप कौन से होते हैं? एक ज़मीन का टुकड़ा जो बाकी सबसे अलग है। इसी तरीके से भारत, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है ना, ये 3 तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। तो इस वजह से बाकी सारी दुनिया से काफ़ी हद तक कटा हुआ है। इसलिए इंडिया को, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप या इंग्लिश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एक तो ये अल अदरिसी ने मैप बनाया था। जो मैप हम मानचित्र अगले पन्ने पे देखेंगे, वो मानचित्र बनाया है फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफ़ी अंतर है। एक ही इलाके के हैं दोनों नक्शे, यानी कि दोनों के दोनों भारत के हैं, बट काफ़ी अंतर है। अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। तो मतलब इसका अल अदरिसी का नक्शा ना उल्टा है, जहां पर दक्षिण भारत होना चाहिए। मतलब जैसे कि सपोज करो ऐसे करके इंडिया है और ऐसे ये है, मेरे से अच्छा नहीं आता ज़्यादा बनाना, और ऐसे करके मतलब ये इंडिया है। तो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे करके, ऐसे मतलब ऊपर से साउथ इंडिया और फिर नीचे से ऐसे ऐसे मतलब इस टाइप से बनाए, तो अल इदरिसी ने उल्टा सा मैप इंडिया का मतलब बनाया हुआ था। और इंडिया का जो अल इदरिसी का मैप था, उसमें श्रीलंका जो है वो ऊपर की साइड, हमें तो पता है श्रीलंका नीचे साइड है, मतलब अल इदरिसी के मैप में उसने उल्टा बनाया हुआ था। और नाम जो है अरबी भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। मानचित्र 2 जो है, उसमें हमें कुछ जाने पहचाने से मतलब नाम दिखेंगे, है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर देखिए कन्नौज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश का। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। तो पहला मानचित्र जो अल अदरिसी ने बनाया है वो 600 साल पहले बनाया गया था इस वाले मानचित्र से। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लगी थी देश के बारे में हमारे बाहर के लोगों को। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के
बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। तो मतलब तटीय इलाके जो ये पोर्ट्स होते हैं ना, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज दी गई थी और इन्हीं जो नक्शे में ये बहुत ज़्यादा पोर्ट्स के बारे में हमें बताया गया ना, इनको ही फॉलो करके हमारे देश में बाहर से समुद्री यात्री आया करते थे। तो ये देखो, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर भी नज़र डालें। क्या आपको लगता है कि मतलब क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? तो देखो, मतलब समुद्र तट के बारे में और क्या अंदर के बारे में बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन बताई गई है, समुद्र तट के बारे में ज़्यादा बताई गई है। तो देखो आगे देखते हैं। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। तो भैया दो, जो अलदृसी का मैप है और फिर जो फ्रांसीसी मानचित्र जो बना हुआ है इंडिया का, उन दोनों में समय काल 600 सालों का अंतर है। और तब से भी, जब से वो फ्रांसीसी मानचित्र बना है और अब के टाइम में भी बहुत अंतर आ गए हैं। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो देखो, जिस समय पे जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस चीज़ को मैप में ज़्यादा अच्छे से दिखाएंगे। आज से 700-800 साल पहले जो जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके मैप में दिखाया जा रहा होगा। ऐसा ही हमेशा होता है, इसलिए पुराने और नए मैप्स में हमेशा डिफरेंस रहता है। तो ये बात हो गई नई और पुरानी शब्दावली। तो नई और पुरानी शब्दावली में क्या है, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरीके की भाषाओं में मिलते हैं। तो मतलब जो हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं ना, वो कई अलग अलग लैंग्वेजेस में हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अगर टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, भाषा बदलती है और कई बार भाषा का अर्थ भी बहुत ज़्यादा बदल जाता है। आज अगर बिग का मतलब बड़ा है तो हो सकता है आज से 100 साल पहले ये ना रहा हो। समय के साथ साथ चीज़ों का ना मतलब भी बहुत ज़्यादा बदल जाता है। ये भाषा समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी से बहुत भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। तो जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम के साथ साथ कई बार वर्ड्स का मीनिंग तक बदल जाता है। उदाहरण के लिए अब हम इस चैप्टर में समझेंगे हिंदुस्तान का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र, राज्य, भारत के अर्थ में लेते हैं। तो हिंदुस्तान हमारे लिए पूरा का पूरा भारत है। बट 13वीं सेंचुरी 13वीं सदी में जब फारसी पर्शिया से लोग इतिहासकार मिन्हाज-ए-शिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका संशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो ये 13वीं सेंचुरी में जो मिन्हाज-ए-शिराज जब इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के बारे में बात करी थी तो इसका तो अर्थ था सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना। इसने साउथ इंडिया को इस नाम में इंक्लूड नहीं किया। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो फिर थोड़े टाइम बाद जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो इलाका आता था उसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। तो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ती गई, यानी कि मुगल शासन आगे और ज़्यादा फैलता गया, तो भारत और ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन भारत या फिर हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश नहीं था उस समय पर, या फिर कह सकते हैं कि कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अब देखो, ये जो पर्सन था मिन्हाज-ए-शिराज, इसने तो गंगा यमुना के बीच वाले इलाके को, पंजाब, हरियाणा और इन सब इलाके को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान कहा। फिर जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ती गई, हिंदुस्तान बढ़ता गया। और जो ये खुद बाबर था ना, बाबर ने तो हिंदुस्तान किसको कहा, जो यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का भूगोल दिखाने के लिए, यहाँ के पशु पक्षियों को दिखाने के लिए ही बाबर ने हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान था। खुसरो ने भी इंडिया की ज्योग्राफी, भूगोल को दिखाने के लिए ही हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। तो पहले भारत, हिंदुस्तान, जो आजकल पॉलिटिकल मीनिंग हम जोड़ते हैं ना कि भाई ये तो देश है, पुराने ज़माने में आज से 700-800 साल पहले ये एक पूरे देश को हम लोग हिंदुस्तान शायद नहीं कहा करते थे। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो पुराने ज़माने में आज इन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने समय में शायद उनका अर्थ अलग था। उदाहरण के
लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द को ही आप ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी, फॉरेनर कौन होता है? जो भारत का नहीं है। बट मध्य युग में, मिडिल एजेस में, आज से 400-500 साल पहले अगर किसी दूसरे गांव का व्यक्ति भी होता था ना, उसको भी हम विदेशी कहते थे, या फिर अजनबी, या फिर फिरंगी। तो मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति तो जो समाज और संस्कृति के से अलग हो, तो उसको भी विदेशी, ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। जो हमारे इलाके का ना हो वो अजनबी है, यानी कि विदेशी है। और इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गाँव में रहने वाले दो किसान अलग धर्म या जाति या परंपराओं से हों, फिर भी वो विदेशी नहीं होते थे। मतलब है कि एक गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे, बट दूसरे गांव के, ये गांव ए है सपोज करो और ये गांव बी है, तो गांव ए वालों के लिए गांव बी वाले लोग क्या हैं? विदेशी हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनके देश के यानी कि उनके इलाके के नहीं हैं। तो आज जो विदेशी शब्द है वो पहले इसका मतलब अलग हुआ करता था। इतिहासकार और उनके स्रोत, मतलब हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेस। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्ता वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले 6th क्लास में आप लोगों ने काफ़ी गुप्ता वंश और काफ़ी और वंशों के बारे में पढ़ा था। तो 700 से लेकर के अंग्रेज़ों के आने के समय तक, 1750 के बाद तो अंग्रेज़ों का शासन हो गया था ना देश में, तो 700 से 1750 तक के टाइम पीरियड को, समय काल को हम इस वाले चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो इतिहासकार किन किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं इस समय के बारे में जानने के लिए? 700 से 1750 के सिक्कों के बारे में, शिलालेख जो चीज़ें लिख दी जाती हैं पत्थरों वगैरह पे, और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कैसे किया जाता है, और भी काफ़ी लिखित सामग्री, लिखी हुई चीज़ें भी मिलती हैं। उन पर निर्भर रह करके हम अपनी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं कि क्या हुआ होगा। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यता रूप से बढ़ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के बारे दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो कागज़ के मूल्य में ये जो है इसमें बताते हैं कि पहले कागज़ मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था पुराने ज़माने में, बट धीरे धीरे कागज़ बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। तो इस दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया। तो 700 और से लेकर के 1700 के टाइम पर कागज़ काफ़ी सस्ता हो गया, तो बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग अपने धर्म ग्रंथ, शास्त्रों के बारे में वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। तो अलग अलग चीज़ें अपने रिकॉर्ड्स रखने में, मतलब किस तरीके से चीज़ों को संजो करके रखा जाए, सारी की सारी चीज़ें रखने का और संभाल करके रखने का काम कागज़ में किया जाने लगा। जो धनी व्यक्ति होते थे, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। हाथ से लिखी हुई लिपियां, पांडुलिपियां होती है हाथ से लिखी हुई, को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागार क्या जगह होती है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, मतलब जहाँ पर पुरानी किताबें को संजो करके रखा जाता है, वो होते हैं अभिलेखागार। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग कठिन भी है, बहुत मुश्किल होता है तो सारी चीज़ों को पढ़ना, समझना, है ना। इन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, मतलब प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। तो मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो भाई किसी ने एक किताब लिख दी तो उसको कॉपी किया जाता था। बट इसमें पता है क्या होता था कि कई बार तो राइटिंग समझ नहीं आई और कई बार तो चीज़ों का मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दिया जाता था, कॉपी जो करते थे ना वो लोग के द्वारा। आप भी कई बार कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें अपना थोड़ा बहुत डाल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल से आगे चल के सपोज करिए ये 1 नंबर पे था, फिर इसकी कॉपी बनती गई 10 नंबर तक आते आते बात ही बदल जाती थी कि भाई कहने की जो कोशिश करी गई थी पहले उससे बिल्कुल बात ही बदल जाती थी। कई बार राइटिंग नहीं समझ आती थी, लिखने का अंदाज बदल जाता था, फलस्वरूप जो मतलब
आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड की कॉपी करते हैं, कोई उसकी कॉपी करे उसकी कॉपी करे तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इसी तरीके से जो पहले लिखा गया था बाद में लिखा गया होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। फिर यहीं पे यहाँ पे ये हमें बताया गया है कि समय के साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा। तो हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ा। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब एक ही ग्रंथ की एक ही चीज़ की कई कई क्या किसने लिखा है क्या किसने लिखा है, मतलब एक इवेंट को जानने के लिए कई सारे लेखकों की द्वारा लिखी गई किताब को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सबके अलग अलग चीज़ें सब लिखते हैं, फिर उसमें कुछ मिक्सचर बनता है, फिर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सच में क्या हुआ होगा। जैसे कि कहावत है ना कि आप 10 लोगों को लाइन से बैठा दो, पहले वाले के कान में आप एक बात बोलो, 10वें इंसान, और सब लोग कान में बोलते जा रहे हैं एक दूसरे के, 10वें इंसान तक पहुँचते पहुँचते वो बात पूरी तरीके से बदल जाती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो ऐसा ही उन अभिलेखों के साथ भी हुआ जो किताबें लिखी गई, उनकी कॉपी करी और बात ही बदल दी। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन कर देते थे। मतलब जो पहले लिखा था उसमें सेम इंसान, सपोज करो मैंने आज से 20 साल पहले कुछ लिखा है, खैर वो तो मैं लिख ही नहीं सकती थी, छोड़ो। मतलब सपोज करो एक इंसान है वो 80 साल जिया है, एक उसने अपनी 35 की एज में कुछ लिखा है, एक उसने 52 की एज में कुछ लिखा है, 10-20 साल का अंतर आ गया। अब उनकी खुद की राइटिंग्स में ही इतना डिफरेंस आता था कि वो पहले कहाँ गया था तो क्या देखा, पहले कुछ और लिखा था बाद में कुछ और लिख दिया। तो यही कहने की बात बताई जा रही है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरेनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा और दूसरी बार इसके 2 साल बाद लिखा, यानी कि 1358 में लिखा। दोनों वृत्तांत में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार पहले वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा हुआ था। तो एक था ज़ियाउद्दीन बरानी, तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपना यात्रा वृत्तांत होता है ट्रैवलॉग, कहीं गया था उसके बारे में लिखा। तो ये वाला सबके पास था, सारे हिस्टोरियंस इसको पढ़ते थे इतिहासकार, बट ये वाला कहीं पर दबा हुआ था किसी लाइब्रेरी में। इस वाले वृत्तांत में और इस वाले वृत्तांत में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो एक इंसान भी अपने ही बारे में जब 2 साल बाद लिखता है तो बहुत डिफरेंट चीज़ें लिख सकता है। तो वही बात है। अभी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।